नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर हमारी जिंदगी से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं भारत की नदियों की, जो सदियों से हमारी जीवन रेखा रही हैं। लेकिन आज यही जीवन रेखा प्रदूषण के एक बेहद गंभीर और गहरे संकट से गुजर रही है। तो चलिए, बिना देर किए इस जटिल मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर समस्या कहाँ है और इसके समाधान क्या हो सकते हैं। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, 72,000 मिलियन लीटर। हर एक दिन भारत के शहरी इलाकों से इतना सीवेज निकलता है। यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। लेकिन इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस 72,000 में से 40,000 मिलियन लीटर से भी ज्यादा गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के, मतलब बिना साफ किए, सीधे हमारी नदियों में बहा दिया जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरी स्थिति को बारीकी से समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे जल प्रदूषण के संकट और उसके शहरी व औद्योगिक कारणों से। फिर हम आस्था और पर्यावरण के उस नाजुक संतुलन को देखेंगे, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके असर को जानेंगे और आखिर में सरकारी योजनाओं और सबसे जरूरी सामुदायिक भागीदारी पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले भारत के जल प्रदूषण संकट और हमारे बुनियादी ढांचे की कमियों को समझते हैं। हमारे पास जो सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता है, उसकी हकीकत थोड़ी फिक्र में डालने वाली है। देखिए, जैसा कि हमने बात की, हम रोजाना 72,000 mld सीवेज पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारी उसे साफ करने की कुल क्षमता सिर्फ 31,841 mld ही है। साफ तौर पर एक बहुत बड़ा ढांचागत अंतर है यहाँ, और यही वो मुख्य कारण है जिससे 40,000 mld से ज्यादा जहरीला पानी बेरोकटोक नदियों के पानी में घुल रहा है। अब सवाल ये है कि ये प्रदूषण आ कहाँ से रहा है। चलिए इसके शहरी और औद्योगिक कारणों पर नजर डालते हैं। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि भारत की लगभग 60% आबादी आज भी ऑन साइट सेप्टिक टैंक सिस्टम्स पर निर्भर है। समस्या ये है कि इनमें से ज्यादातर में पानी सोखने की सही व्यवस्था ही नहीं होती। नतीजा, खतरनाक पैथोजेंस और बीमारियों से भरा ये गंदा पानी खुली नालियों से बहता हुआ सीधा हमारी नदियों में जा गिरता है। और खतरा सिर्फ जमीन पर ही नहीं है, हवा से भी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड थर्मल प्लांट्स और वाहनों से निकलते हैं, वो बाद में अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का रूप ले लेते हैं। इससे पानी का पीएच स्तर 6.0 से भी नीचे चला जाता है, जो जलीय जीवों के लिए जानलेवा है। साथ ही कोयला संयंत्रों से उड़ने वाला पारा पानी में मिलकर मछलियों के जरिए सीधा हमारी फूड चेन का हिस्सा बन रहा है। अब हम एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जो थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी, आस्था और पर्यावरण का संतुलन। यहां हमें एक टेक्निकल टर्म को समझना होगा, जिसे BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब नदियों में भारी मात्रा में जैविक कचरा या पूजा सामग्री विसर्जित की जाती है, तो पानी का BOD बहुत बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि पानी में मौजूद ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है, जिससे मछलियों की जान पर बनाती है। इसके बिल्कुल उलट कम BOD वाले पानी में ऑक्सीजन भरपूर होती है और वहां एक स्वस्थ इकोसिस्टम पनपता है। इसका असर हमें जमीनी स्तर पर साफ देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की थामिरबरानी नदी को ही ले लीजिए। वहां से सफाई के दौरान लगभग 120 टन कचरा निकाला गया। देश भर के अलग अलग रिवर बेसिन में मूर्ति विसर्जन और प्लास्टिक या नष्ट न होने वाले चढ़ावे एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं, जो नदियों के प्राकृतिक बहाव को ही रोक रहे हैं। तो अब इसका हल क्या है? पारंपरिक रूप से हमारे धार्मिक संस्थान हमेशा से पर्यावरण के रक्षक रहे हैं। सोचिए, यदि नदियां पवित्र हैं तो उनकी स्वच्छता बनाए रखना ही तो सबसे बड़ी पूजा होनी चाहिए। इसीलिए मार्ग आस्था को रोकने या सीमित करने में नहीं है, बल्कि उससे आज के पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल परिष्कृत करने में है। अब देखते हैं कि इस लगातार बढ़ते प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। सच कहें तो ये परिणाम बेहद डराने वाले हैं। दूषित पानी पीने या इस्तेमाल करने से कॉलेरा और टाइफॉइड जैसी जल जनित बीमारियां तेजी से फैलती हैं। एक और बड़ा खतरा बायोमैग्निफिकेशन का है। इसमें छोटे जीवों के अंदर मौजूद विषैले तत्व बड़ी मछलियों में और आखिरकार इंसानों के शरीर में पहुंच जाते हैं। और हाँ, कचरे के लगातार जमा होने से नदियों की पानी रोकने की क्षमता कम होती जा रही है, जो कई बार खतरनाक बाढ़ का कारण भी बनती है। स्थिति गंभीर है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। आइए जानते हैं कि इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकारी योजनाएं और तकनीकी उपाय क्या-क्या हैं। क्योंकि संकट इतना बड़ा है तो समाधान भी व्यापक होना ही चाहिए।
आपने नमामि गंगे मिशन का नाम तो सुना ही होगा। ये सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं है, बल्कि पूरी 5 स्तंभों वाली एक सोची समझी रणनीति है। निर्मल गंगा और अविरल गंगा का फोकस प्रदूषण कम करने और नदी का बहाव बनाए रखने पर है। जन गंगा और ज्ञान गंगा के जरिए लोगों और रिसर्च को जोड़ा जा रहा है। वहीं अर्थ गंगा एक ऐसा आर्थिक मॉडल है जो स्थानीय समुदाय को नदी के संरक्षण से आर्थिक रूप से भी जोड़ता है। इसके अलावा एक और अहम योजना है रिवर बेसिन मैनेजमेंट या आरबीएम। इस योजना के तहत ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, सीडब्ल्यूसी और एनडब्ल्यूडीए जैसे प्रमुख संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 2183 करोड़ रुपए के बजट वाली इस योजना में अब सटीक प्लानिंग के लिए जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन्स जैसी बिल्कुल लेटेस्ट तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस भारी भरकम सीवेज का क्या जो नदियों की तरफ बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए सेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ी ढाल है। ये काम कैसे करता है? इसमें कच्चे सीवेज को पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है, जिससे ठोस और भारी कचरा अलग हो जाता है। फिर बारी आती है बायोलॉजिकल रिएक्टर्स में सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। यह प्रक्रिया हर रोज लाखों लीटर गंदे पानी को साफ करके नदियों को जहरीला होने से बचाती है। नीतियां और मशीनें अपनी जगह हैं, लेकिन क्या बिना आम लोगों के नदियों को बचाया जा सकता है? आइए अब बात करते हैं सामुदायिक जनभागीदारी की। प्रकृति अपने आप को कैसे साफ कर सकती है, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स। हैदराबाद की निकनामपुर झील में इसका बहुत ही सफल प्रयोग किया गया है। इसमें पानी के ऊपर तैरने वाले ढांचे बनाए जाते हैं और उन पर खस और तुलसी जैसे पौधे लगाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ों में एक प्राकृतिक बायोफिल्म बनती है, जो पानी में मौजूद सारे हानिकारक तत्वों को सोखकर उसे अपने आप साफ कर देती है ना कमाल की बात? और जन भागीदारी का एक और बेहद प्रेरणादायक उदाहरण है छत्तीसगढ़ मॉडल। वहां बेलगहना नाम की जगह पर स्थानीय लोगों ने खुद आगे आकर अपनी घोंघा नदी को पुनर्जीवित कर दिया। ये दिखाता है कि जब समुदाय अपने पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने जल संसाधनों की जिम्मेदारी खुद लेता है, तभी पर्यावरण संरक्षण सही मायने में लंबे समय तक टिक पाता है। तो दोस्तों, अब हम इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। हमारे पास तकनीक भी है, नीतियाँ भी मौजूद हैं और कुछ शानदार जन भागीदारी के उदाहरण भी हैं, लेकिन क्या हमारे आज के प्रयास इस विशाल संकट से मुकाबला करने के लिए काफ़ी हैं? क्या ये सब मिलकर हमारी नदियों को बचा पाएंगे? इस सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं ताकि आप भी इस पर विचार कर सकें। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से आपको इस अहम मुद्दे की गहराई को समझने में मदद मिली होगी। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।